गुड मॉर्निंग। आज पहली क्लास में फिजिक्स की मैथ्स फर्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट, डायमेंशंस एंड एरर्स। यूनिट, डायमेंशंस एंड एरर्स। देखिए वैसे तो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से बहुत कुछ नहीं आता और कभी कभी तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन अब हमारे लिए तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि इसमें से एक क्वेश्चन आना है या एक क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए हमें क्या रिलेवेंट पढ़ना है उस पर गौर कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें कर लेता हूं। सबसे पहले 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। इसमें पहली है मास, जिसकी एसआई यूनिट होती है केजी, किलोग्राम। दूसरी होती है लेंथ, जिसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। तीसरी होती है हमारे पास टाइम, जिसकी एसआई यूनिट होती है सेकंड। चौथी है इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी एसआई यूनिट है हमारी एम्पियर। समझ में आ रहा है कि पूरा लिखूं? अच्छा आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट होती है टेम्परेचर, जिसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन। डिग्री केल्विन लिखते हैं कुछ बच्चे इसको, पर वो गलत है, सिर्फ केल्विन है यूनिट इसकी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी एसआई यूनिट होती है मोल। पूरा इसको MOLE मोल लिखा जाता है, पर सिंबल में सिर्फ MOL मोल लिखा जाता है। और नेक्स्ट होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी एसआई यूनिट होती है कैंडेला। ये 7 हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। इन सातों क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से नई नई क्वांटिटीज बनती हैं, जिनको हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और 2 क्वांटिटीज एडिशनल होती हैं, जिन्हें कहा जाता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये क्या होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, है ना? तो फिलहाल अभी ऐसा समझ लीजिए कि 2 क्वांटिटीज ऐसी थी जो ना तो फंडामेंटल की कैटेगरी में आई और ना ही वो डिराइव की कैटेगरी में आई। उनके लिए अलग ही कैटेगरी बनानी पड़ी, और वो कैटेगरी थी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये 2 होती हैं। एक होती है इसमें प्लेन एंगल, और दूसरी होती है इसमें सॉलिड एंगल। एक होती है क्या प्लेन एंगल, दूसरी होती है क्या सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल की यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट होती है स्टीरेडियन। प्लेन एंगल की एसआई यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट होती है क्या स्टीरेडियन, एसआर, स्टीरेडियन। आगे बात समझ में पक्का? तो चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय दिया जाता है आपको इसके लिए। चलिए हो गया, आइए वापस।
वैसे तो जो एसआई यूनिट है वो सफिशिएंट है किसी भी मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन कुछ बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज को नापने के लिए या कुछ छोटे मैग्नीट्यूड की क्वांटिटीज को नापने के लिए हमने कुछ स्पेशल यूनिट्स डेवलप करी। तो एक एक करके हम स्पेशल यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो सम स्पेशल यूनिट्स कौन कौन सी स्पेशल यूनिट्स है देखिए जरा। इसमें सबसे पहले आती है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होता है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट असल में रिप्रेजेंट करता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, धरती और सूर्य के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है। अच्छा, ये तो सबको ही मालूम होगा कि अर्थ और सन का जो डिस्टेंस होता है वो कभी कांस्टेंट नहीं होता। जो अर्थ है वो फोकस पे बैठी है। अच्छा, सन फोकस पे है, पढ़ा है तुमने, चलो सुनो। तो जो सन है हमारा वो फोकस पे है और जो अर्थ है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। कुछ इस प्रकार से कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, सन यहां फोकस पे सिचुएटेड है और अर्थ जो है इसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। ये हमने पढ़ा था, बहुत बढ़िया, सुनो ध्यान से। अब इसके आगे जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो अर्थ और सन का डिस्टेंस चेंज होता रहता है। तो जो जितना भी डिस्टेंस होगा उसका हमने एवरेज वैल्यू निकाली एंड दैट एवरेज इज नोन एज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड दिस वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू 1.496 10 to the power 11 मीटर। कभी कभी हम इसको 1.5 into 10 to the power 11 मीटर भी लिखते हैं, कई बार इसको। तो अर्थ से सन का डिस्टेंस होगा या अर्थ से अदर प्लैनेट का डिस्टेंस होगा या सन से अदर प्लैनेट का जो डिस्टेंस होगा सोलर सिस्टम के अंदर, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ या ना? पक्की बात है? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। सेकंड देखिए, सेकंड होती है लाइट ईयर। सेकंड होता है लाइट ईयर। सेकंड होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? अब कोई बच्चा सोचे कि ईयर मतलब टाइम की बात हो रही है, तो गलत है। लाइट ईयर जो है असल में बेसिकली डिस्टेंस की यूनिट है। ये लार्ज डिस्टेंस को मेजर करती है। और लाइट ईयर क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है जी, अगर मैं लाइट को चलने दूं तो एक साल में लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है उस डिस्टेंस को कहा जाता है क्या? लाइट ईयर। और ये डिस्टेंस कितना होता है देखो। सो 1 लाइट ईयर डिस्टेंस जो होता है ये बराबर होता है 9.46 10 की पावर 15 मीटर पे। तो बोले तो अगर हम लाइट को एक साल तक चलने के लिए छोड़ दें तो एक साल में लाइट इतने डिस्टेंस को कवर करती है। अगेन लार्ज डिस्टेंस को निकालने के लिए है यूनिट, तो जो गैलेक्सीज के डिस्टेंस होते हैं, जो अदर प्लैनेट्स के डिस्टेंस होते हैं, वो हम लाइट ईयर की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट होता है इसके अंदर पारसेक। ये पारसेक यूनिट भी लार्ज डिस्टेंस को निकालने के लिए है। डेफिनेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि वो भी हमारे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 1 पारसेक इज नियरली 3.1 10 to the power 16 मीटर। सो फिर से लार्ज डिस्टेंस को निकालने के लिए यूनिट है। तो ये 3 स्पेशल यूनिट है फिलहाल। अभी और भी यूनिट मैं बता रहा हूं थोड़ी सी। तो ये 3 स्पेशल यूनिट्स हैं जो कि हम स्पेशल काइंड ऑफ मेजरमेंट को करने के लिए करते हैं, लार्ज डिस्टेंस को करने के लिए करते हैं। 1 मिनट का समय इसको नोट करने के लिए।
हो गया जी। चलिए बढ़े आगे। लार्ज डिस्टेंस की बात हो गई। अब जरा स्मॉल डिस्टेंस बात करते हैं। तो स्मॉल डिस्टेंस में माइक्रोन होती है। 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10 to the power minus 6 मीटर, और फर्मी होती है 1 फर्मी इक्वल टू 10 to the power minus 15 मीटर। इसके अलावा हम स्मॉल मास को भी मेजर करते हैं बाय एटॉमिक मास यूनिट। So 1 atomic mass unit is 1.66 actually, 66 10 to the power minus 27 kg। ऐसे अगर हम और जाएंगे आगे तो हर फिजिकल क्वांटिटी में बड़ी यूनिट को मेजर करने के लिए, बड़े मेजरमेंट को करने के लिए, छोटे मेजरमेंट को करने के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं। ऐसा हर क्वांटिटी में, ऐसा हर एक क्वांटिटी में, ठीक है जी। तो बजाय हम हर एक क्वांटिटी को पढ़ने के अब एक रास्ता निकालेंगे। रास्ता क्या निकालेंगे कि हम एक सिस्टम डेवलप करेंगे जो सिस्टम दुनिया में सभी यूनिट्स के लिए काम करेगा। ये ऐसा सिस्टम होगा कि इससे हेल्प से आप बड़ी क्वांटिटीज को और छोटी क्वांटिटीज को आसानी से लिख सकते हैं। SI प्रीफिक्सेस। हमने क्या करा, हमने 10 की पावर को कुछ टर्म से रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे किसी भी कैलकुलेशन में अगर 10 की पावर आ रही है तो हम क्या करेंगे, उसको कुछ टर्म से रिप्रेजेंट कर देंगे। इससे हमारा फायदा ये होगा कि हमें अलग से यूनिट्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे भाई लेंथ है, बड़ी लेंथ निकालनी है तो जरूरी नहीं है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में निकालो या लाइट ईयर में ही निकालो या पार्सेक में ही निकालो, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं। या छोटा मास निकालना है तो एटॉमिक मास यूनिट में निकालो, इट्स नॉट नेसेसरी। SI प्रीफिक्सेस की हेल्प से मैं बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, ये काम कैसे करता है इसको देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम 10 की पावर्स को कुछ टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। सो पावर ऑफ 10 है ना, उसके लिए प्रीफिक्स क्या प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे और उसका सिंबल। एक बार देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो 10 की पावर देंगे, जैसे 10 to the power 3, मैं सिर्फ मेन में लिखा रहा हूं, मैं पूरा नहीं लिखा रहा हूं, सिर्फ मेन में जो हमें रिक्वायर्ड पड़ेगी 10 to the power 3। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किलो से, सिंबल है के। किलोग्राम याद आया, तो किलो मींस 10 to the power 3 1000 ग्राम, 10 to the power 3 grams, that is kilogram। 10 to the power 6 इसको लिखते हैं हम मेगा, डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एम से। 10 to the power 9 गीगा, कैपिटल जी से। 10 to the power 12 टेरा, टी से। 10 to the power 15 पेटा, कैपिटल पी से। तो जो बड़ी क्वांटिटीज हैं, जो बड़े मेजरमेंट्स हैं, उसमें हम ये 10 की पावर को रिप्लेस कर सकते हैं
इन प्रीफिक्सेस। ठीक है जी, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये तुमने नोट कर लिया, इतना पोर्शन तुमने नोट कर लिया। करो भाई, कब करोगे? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ जी, चलिए गौर करें। So for example, सेवन पॉइंट टू 10 to the power 6 वॉट। ऐसे भी बुरा नहीं है, ऐसे भी ठीक है। 7.2 into 10 to the power 6 वॉट, ऐसे भी ठीक है। बट हम ऐसा एक प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो देखो 10 to the power 6 की जगह क्या आ जाएगा? मेगा। तो ये 7.2 मेगावाट, दिस बिकम 7.2 मेगावाट। एक और एग्जांपल देखिए, 1.81 10 to the power 9 जूल, बहुत बड़ी एनर्जी है। तो 10 to the power की 9 की हम क्या लिखेंगे? गीगा। सो दैट बिकम्स 1.81 गीगा जूल। सही है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन बच्चा करता है और कर सकता है और करना भी चाहिए कि सर सपोज कीजिए कि इनके अलावा कोई और पावर हो। आपने जो मैं लिखा है 10 power 3, 6, 9, 12, 15, इनके अलावा कोई और पावर हो गई तो क्या करेंगे भाई? बात भी ठीक है। मान लो जैसे, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 6.7 10 की पावर 7 न्यूटन, मान लो ये 6.7 into 10 to the power 7 न्यूटन मान लीजिए। ठीक है भाई, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहली बात, 7 यहां पर टेबल में कहीं नहीं है, 6 और 9 के बीच में 7 है, तो आपके पास तो दोनों ऑप्शन है। आप चाहे तो इसे 10 to the power 6 में कन्वर्ट कर लें, या चाहे तो आप इसे 10 to the power 9 में कन्वर्ट कर, दैट्स अप टू यू। बट एज का बुक जो चला जाता है, हम हमेशा नियरेस्ट पावर की तरफ कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये है कि अगर इस बीच में 7 आ रहा है तो हम इसको 6 और 9, हमारे पास तो दोनों ऑप्शन है, बट हम इसको 6 में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज 7 इज नियर टू 6। सो हाउ टू राइट दिस? अच्छा, तो पता है ना कि पावर कैसे चेंज होती है, करके देखो। चलो देखो, 6.6 into 10 into 10, ठीक भाई। 10 को यहां लिख लिया, 67 into 10 to the power 6। अब देखो क्या आएगा, 67 10 to the power 6 मतलब कितना? मेगा न्यूटन। 67 मेगा न्यूटन। तो ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे, जो हमारी बड़ी क्वांटिटीज हैं, जो हमारे बड़े मेजरमेंट्स हैं, उनको हम कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। अब आगे देखो, इन्हीं पावर्स को अगर हम नेगेटिव में लेते तो क्या रिजल्ट अपने को मिलता? लेट्स सी। सो 10 to the power -3 is milli, symbol m. 10 to the power -6 micro, symbol mu. 10 to the power -9 nano, symbol n.
10⁻⁻12 पिको, सिंबल P आ रहा ना। 10⁻⁻15 फेम्टो, सिंबल F। इसके भी नीचे होते हैं, है ना, और भी थोड़े से होते हैं, बट हमने नहीं लिखे हैं, आपने सब अपने काम के हिसाब से किया। ठीक है जी, तो 1 मिनट का समय आपके पास, ये एग्जाम्पल और ये ऐसा प्रीफिक्सेस नोट करने के लिए। चलिए आज चलाएं फटाफट। हाँ जी, बढ़े आगे, प्रोसीड करें। ठीक है, इन सब बातों में एक चीज के बारे में हम थोड़ा सोचना भूल गए, क्या कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटी से जो डिराइव्ड क्वांटिटी बनती हैं, वो डिराइव क्वांटिटी की डिपेंडेंस आखिर क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी से जो डिराइव क्वांटिटी बनती है, उनकी डिपेंडेंस क्या होती है। तो इस डिपेंडेंस को निकालने का जो तरीका होता है, दैट इज नोन एज द डायमेंशनल एनालिसिस। सो नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि हर एक डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे कैसे और किस प्रकार से डिपेंड करती है। ठीक है जी, देखो डायमेंशन निकालना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। जब तक आपको फॉर्मूला पता है और सही फॉर्मूला पता है, तब तक डायमेंशन निकालना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो अभी हम देखते हैं, अभी हम कुछ बेसिक क्वांटिटी से शुरू करेंगे और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे हायर क्वांटिटीज पे चले जाएंगे। और ये ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के साथ खेलना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों के साथ खेलना, बस फॉर्मूला सही याद होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती सही डायमेंशन पाने से। जैसे स्पीड या वेलोसिटी, क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं क्या? L, और टाइम को हम लिखते हैं T। ये तरीका समझ लीजिए, वैसे पढ़ा तो सभी ने है 11वीं क्लास में, बट किसी ने अगर थोड़ा ध्यान से ना पढ़ा हो तो ये ध्यान दें। डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ होती है, तो हम उसे L से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस बिकम्स LT minus 1। दिस बिकम्स क्या? LT minus 1। ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो देखो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला वो हम ऊपर निकाल चुके, कितना? LT minus 1 यहां फाइंड कर चुके। और टाइम के लिए होगा T। सो दिस बिकम्स LT minus 2। दिस बिकम्स क्या? LT minus 2। ये क्या हो गया? ये एक्सेलरेशन का हो गया। LT minus 1 पहले निकाल रखा था, T आ गया साथ में, LT minus 2 बन गया। और देखिए जैसे फोर्स, हो सके तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला याद ही कर लेना, कि फोर्स कई जगह इस्तेमाल आएगी,
तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा एक चीज और, अब फोर्स का एक फॉर्मूला और था dp बाई dt, या चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन टाइम आप कह लो। तो मैं कह रहा हूं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सा फॉर्मूला लगाओ, कोई सा लगाओ, बस शर्त यह है फॉर्मूला सही होना चाहिए, है ना। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कोई सा फॉर्मूला आंसर निकालो, अपने को आंसर निकालने से मतलब है, सही निकालने से मतलब है, पर फॉर्मूला सही होना चाहिए। तो मास के लिए हो गया क्या m, एक्सेलरेशन के लिए हो गया क्या lt-2, तो डायमेंशन फॉर्मूला बना mlt-2। सो डायमेंशन फॉर्मूला बिकम्स क्या mlt-2। हाँ या ना, पक्की बात है, ठीक है। mlt-2, दिस बिकम्स द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। एक और देख लें, वर्क। अब वर्क का डायमेंशन क्या हो गया, सो W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का L, सो ml2t-2, ml2t-2। ठीक है जी, किसका हो गया ये हो गया वर्क का ml2t-2। ठीक है भाई, चलो 1 मिनट मात्र इसको नोट करने के लिए। हो गया भाई, कर रहे हो, करो करो करो, जल्दी करो। ठीक है जी, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाला ml2t-2 डिवाइडेड बाय t, ml2t-2 डिवाइडेड बाय क्या t। तो ये हो गया ml2t-3, ml2t-3, ये पावर का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए एनर्जी। अब एनर्जी कई प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, थर्मल होती है, हीट होती है, इलेक्ट्रिक होती है, मैग्नेटिक होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है। किसी भी एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, किसी भी एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, सब सेम निकलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हाफ mv² मिल जाता है काइनेटिक एनर्जी। इसमें जो हाफ है नंबर के कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल M, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT-1 का स्क्वायर, LT-1 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? v स्क्वायर है क्योंकि। इसे ओपन करो,
ml2t माइनस 2, ml2t माइनस 2। ये क्या है? ये है एनर्जी। क्या है? ये है एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। और ध्यान से देखो, ये वर्क के जैसा ही है। ध्यान से देखो, ये वर्क के जैसा है। तो सुनो, पहले टाइप का क्वेश्चन जो आपका नीट का आता है वो ये आता है कि आपको 4-5 ऑप्शन दे देंगे और पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज डिफरेंट डायमेंशन या सेम डायमेंशन। ठीक है जी, 4 ऑप्शन थे, हर एक में एक एक पेयर दे देंगे, मतलब 2-2 क्वांटिटीज दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कि किन 2 क्वांटिटीज की डायमेंशन एक जैसी होंगी या एक जैसी नहीं होंगी। तो वर्क और एनर्जी के डायमेंशन एक जैसे, वर्क और एनर्जी के डायमेंशन एक जैसे। आगे ऐसी और भी क्वांटिटीज होंगी जिनके डायमेंशन एक जैसे होंगे। ठीक है, तो अब मैं जो क्वांटिटीज लिखने जा रहा हूं एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो वही होंगी जिनके डायमेंशन एक जैसे होंगे। सो एनर्जी और वर्क सेम हो गए। वर्क को पीछे लिख लेना, वर्क के ऊपर एक छोटी लाइन डाल देना, सेम एज एनर्जी, और इस पे लिख देना सेम एज वर्क। तुम्हें याद रहेगा, तुम्हारे अच्छा रहेगा। अब इसके बाद मैं जो क्वांटिटीज लिखने जा रहा हूं वो सारी क्वांटिटी सिमिलर वाली होगी। ये नोट कर लिया? चलो ठीक है। अब जो क्वांटिटीज मैं लिखने जा रहा हूं वो सारी सिमिलर वाली ही मैं लिख रहा हूं। तो 6 तो गया ना, 7 को देखिए। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, तो मास का m, वेलोसिटी का lt माइनस 1, कितना बना? mlt माइनस 1 बना, है ना। तो लीनियर मोमेंटम के और इंपल्स, और कौन? इंपल्स, इन दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले सेम होते हैं। देखो कैसे? इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स होता है ml t माइनस 2, फोर्स होता है ml t माइनस 2, टाइम होता है t। इसको सॉल्व करो, ml t माइनस 1। तो देखा, लीनियर मोमेंटम और इंपल्स दोनों के डायमेंशन सेम है। 7 नंबर 8 नंबर दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है नीट में कि 2 ऑप्शन दे देंगे, 3 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे बताओ इसमें किसके डायमेंशन एक जैसे नहीं है, किसके डायमेंशन एक जैसे हैं। सही है, आगे देखते चलें। नेक्स्ट हमारी क्वांटिटी आती है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू v इंटू r, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस। मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, वेलोसिटी का lt माइनस 1, डिस्टेंस r l, कितना हो जाएगा? ml2t माइनस 1। किसका? एंगुलर मोमेंटम का। ऐसे ही होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या? फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं।
ml2t माइनस 2, ये एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था ml2t माइनस 2। और फ्रीक्वेंसी का देखिए, फ्रीक्वेंसी का बताया नहीं मैंने, पर ऐसे याद रख लीजिए, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है t माइनस 1। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये आता है ml2t माइनस 1। तो देखा, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले सेम आ गए। यही मैंने कहा था कि अभी मैं जो क्वांटिटी कुछ लिखने वाला हूं उसमें दो दो क्वांटिटीज के सेम डायमेंशंस होंगे। तो चलिए लिखिए पहले इसको। हो गया जी, पक्का? चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए इसमें। अच्छा एक सवाल पूछूं तुमसे, अपने मन में एक जवाब पूछना उसका। क्या जितनी भी कांस्टेंट क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी कांस्टेंट क्वांटिटीज होती हैं, क्या जरूरी है कि सबके डायमेंशन हो? एक सिंपल क्वेश्चन है, अपने मन में एक जवाब सोच लीजिए इसका। इसका जवाब मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा थोड़ी देर में, बट तब तक एक जवाब अपने दिमाग में सोच के रखिए कि जितनी भी कांस्टेंट क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी फिजिकल कांस्टेंट्स होते हैं, क्या उन सभी फिजिकल कांस्टेंट्स के डायमेंशन होंगे? ऐसा कोई जरूरी है क्या? ठीक है, तो ये दिमाग में सोच के रखिएगा। तब तक हम अगली क्वांटिटी पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर। ध्यान दें, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब कई और फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, P इक्वल टू H rho G भी लगा सकते हो, दैट अप टू यू, बट मैं कह रहा हूं कि मैं वो लगाऊंगा जो आसान हो सबसे। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया mlt माइनस 2। एरिया का डायमेंशन मैंने नहीं बताया है, सुन लीजिए पहले। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L2। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर मेरे पास आया ml माइनस 1 t माइनस 2। ये क्या चीज आ गई? प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट क्वांटिटी आती है इसमें स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी यही होता है बेसिकली, फोर्स अपॉन एरिया। हालांकि रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, बट है तो वो फोर्स ही। तो भाई देखो फॉर्मूला सेम है, आंसर भी सब सेम ही आएगा। तो प्रेशर एंड स्ट्रेस हैव सेम डायमेंशंस। प्रेशर एंड स्ट्रेस हैव सेम डायमेंशंस। ठीक है जी। अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज की बात करते हैं जिनके कोई डायमेंशन फॉर्मुलेट नहीं होते। कई ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका कोई फिजिकल डायमेंशन नहीं होता है। ऐसी क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि स्ट्रेन। स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कैसे? स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। आप इसे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तीन फॉर्मूले होते हैं स्ट्रेन के, कोई सा भी लगा लीजिए। तो चेंज इन लेंथ यानी कि डेल्टा ऊपर एल, नीचे भी एल। अब ये एल से एल क्या कैंसिल,
1 1 लिख देना गलती से भी। इसको हम लिखते हैं M0 L0 T0, यानी कि डायमेंशन लेस। क्या लिखते हैं इसको? डायमेंशन लेस। M0 L0 T0, दिस इज डायमेंशन लेस। इसी तरीके से रिलेटिव डेंसिटी, जिसको कि स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा जाता है। कुछ जगह पे रिलेटिव डेंसिटी लिखते हैं, कुछ जगह पे स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। नाउ व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? चाहे सब्सटेंस की डेंसिटी हो, चाहे पानी की डेंसिटी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml माइनस 3। ml माइनस 3, ऊपर भी नीचे भी। तो क्या बना? M0 L0 T0, यानी फिर से डायमेंशन लेस। अब दोनों ही डायमेंशन लेस है, तो दोनों के भी डायमेंशन आपस में इक्वल कहे जा सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में आपके पास स्ट्रेन और रिलेटिव डेंसिटी भी होगा तो सही है, हाँ दोनों के सेम डायमेंशन है। ठीक है जी, 1 मिनट का समय आपके पास इसको नोट करने का, जल्दी नोट करें। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वांटिटी लिखिए प्लेन एंगल। इसका फॉर्मूला मैं तुम्हें बता देता हूं, इसको ट्राई खुद करो। इसे मैं नहीं बता रहा, मतलब मैं बोर्ड पे फिलहाल नहीं करा रहा। फॉर्मूला तुम्हें बता देता हूं, इसको तुम खुद ट्राई करो। देखो प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। 30 सेकंड अपनी घड़ी में देख लो, 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका आंसर निकालना है। इससे ज्यादा टाइम इसमें खर्च नहीं करना। इससे ज्यादा टाइम अगर खर्च हो रहा है इस क्वेश्चन में तो फिर बेकार है। आर्क अपॉन रेडियस। चलिए स्टॉप। कितना है? M0 L0 T0, यानी कि प्लेन एंगल भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। प्लेन एंगल भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अच्छा एक और बता रहा हूं, जरा ट्राई करो इसको भी। सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, इसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ट्राई करो जरा, 1 सेकंड से घड़ी में नाप लो। चलिए स्टॉप। कितना? अरे बोलो भाई कितना? M0 L0 T0। अगेन डायमेंशनलेस।
ठीक है जी। तो प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है, स्ट्रेन है और रिलेटिव डेंसिटी है, तो ये आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है बेसिकली। अच्छा, इसके अलावा अब तुमसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया में जितने भी कांस्टेंट्स हैं, फिजिकल कांस्टेंट्स हैं, क्या जरूरी है कि उनके डायमेंशन होंगे ही होंगे? क्या सबके डायमेंशन होंगे, ऐसा कोई जरूरी है? ये तुमसे सवाल पूछा गया था। अब इसका जवाब ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऑल रियल नंबर्स, दुनिया में जितने भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर उठा लो जो तुम्हें पसंद हो, पाई पसंद है, 2 पसंद है, 4 पसंद है, 10 पसंद है, 20 पसंद है, 20 लाख करोड़ पसंद है, कोई भी रियल नंबर उठा लो। दुनिया में जितने रियल नंबर हैं, हर नंबर की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब फिजिकल कांस्टेंट है, बट डायमेंशन किसी है। So, दुनिया में ऑल रियल नंबर्स आर डायमेंशनलेस। तो ये है आप मेरे क्वेश्चन का जवाब। अगर तुमने यही सोचा था तो बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, बट नहीं तो कोई बात नहीं। दुनिया में सारे रियल नंबर फिजिकल कांस्टेंट्स होते हैं, बट डायमेंशन किसी का भी नहीं होता है। ठीक है जी। चलो एक छोटी सी बात और उसके बाद हम डायमेंशन के सेकंड फेज में चले जाएंगे। नोट कर लिया इतना? बढ़िया। सेकंड फेज का मतलब बताता हूं तुमको, पर 2 डायमेंशन और लिख दूं मैं, उसके बाद हमें डायमेंशन के सेकंड फेज में जाएंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है जी, देखो जरा। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला आता है कैपिटल G इक्वल टू FR² अपॉन M1 M2। ठीक है जी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर्मूला होता है G इक्वल टू FR² अपॉन M1 M2। तो डायमेंशन फॉर्मूला देखो इसका, फोर्स का mlt-2, डिस्टेंस का स्क्वायर L2 और M1 M2 यानी 2 बॉडीज के मास, तो m into m। On solving it we find m-1 L3 T minus, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है, कई फॉर्मूले होते हैं वैसे इसके, बट मैं लगा रहा हूं स्टोक्स लॉ। शायद पढ़ा होगा तुमने क्लास 11 में विस्कोसिटी नाम के चैप्टर में। ईटा इक्वल्स टू F अपॉन 6 पाई RV। तो अगेन फोर्स, मैं कह रहा था ना, फोर्स को तो तुम्हें याद रखना ही रखना है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो भूलना ही नहीं है तुमने। 6 और पाई, 6 पाई इज अ कांस्टेंट, इज अ रियल नंबर, अभी बात करी थी, इज अ रियल नंबर। रियल नंबर की कोई डायमेंशन फॉर्मूले नहीं होते। r डिस्टेंस यानी कि l, v यानी वेलोसिटी lt-1। तो देखो क्या बचा, l से ये l चला गया, ये बचा ml-1 t-1, ml-1 t-1। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये हमारा फर्स्ट फेज समाप्त हुआ डायमेंशंस का। फर्स्ट फेज में हमने सिर्फ मैकेनिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं। अगली क्लास से, सेकंड क्लास से हम लोग सेकंड फेज में आएंगे। सेकंड फेज में हम लोग इलेक्ट्रिक और थर्मल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए